गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एआईए पीजीटी 2025 का पेपर किस पैटर्न पर होना है, इसके लिए एक ब्लूप्रिंट आया है कल की डेट में। और कल से लेके आज तक आप इतनी टेंशन में डूब चुके हैं कि आपका पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना। तो मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि ये केवल 2025 के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। ये 2020 के पेपर आप उठा के देखिए एआईए पीजीटी का, तो 2020 से यही पैटर्न सेम लागू हो रहा है ना। 2020, 21, 22, 23, 24 पिछले 5 साल में यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा उसको अलग ढंग से प्रेजेंट किया है, इसलिए आपको टेंशन हो रही है। बाकी हमेशा से सब्जेक्ट्स में यही मार्किंग होती है, सब्जेक्ट और संहिता में भी सेम यही मार्किंग होती है। पर यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, संहिता का पूरा नाम नहीं लिया। जैसे चरक दे दिया, अष्टांग हृदय दे दिया, सुश्रुत संहिता का नाम उल्लेख नहीं किया है, लघुत्रयी नहीं है और अदर संहिताएं नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन संहिताओं में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उनको हम अदर संहिताओं में, अदर सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे सुश्रुत संहिता में शल्य तंत्र, शालाक तंत्र वहीं से निकल के आएगा। ठीक है, अभी मैं एक एक पर बात करूंगी तो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब टेंशन लेना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि सेम 5 साल से हम वही पैटर्न पर एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 40%, एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा 30% और एवेल्युएशन बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन 30%, जो कि हमेशा से फॉलो किया जा रहा है। पर आपकी टेंशन इसी पॉइंट को लेकर है कि उनमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहेंगे, एप्लीकेशन एवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहेंगे। तो मैं अभी पिछली साल का जो पेपर था एआईए पीजीटी 2024 का, उसको एनालिसिस करके आपको प्रेजेंट करूंगी कि यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को इन कैटेगरी में प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो 2020 से सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हम एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो जैसे पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद के इतिहास से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो हमेशा से 2 से लेके 5 तक क्वेश्चन की रेंज में रहता है। हमेशा 2 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। संस्कृत से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, वहीं यहाँ पे एक ही दिया हुआ है। क्रिया शारीर में पहले आप पढ़ते थे कि 10 क्वेश्चन आते हैं, या अभी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिया शारीर में से ओनली 4 क्वेश्चन ही आएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिया शारीर में हम मौलिक सिद्धांत सभी तो पढ़ते हैं। तो मौलिक सिद्धांत 3, क्रिया शारीर 4, 7, और इसमें अष्टांग हृदय के भी सिद्धांत इंक्लूडेड रहेंगे। तो क्रिया शारीर कोई अलग से सब्जेक्ट थोड़ी ना है, संहिताओं से निकल के ही बना है। तो उसमें चरक, सुश्रुत, वाग्भट, है ना, सारी संहिताओं का जो सारांश है, मौलिक सिद्धांत है, वो सब इंक्लूडेड है। ठीक है, द्रवगुण में से 8 क्वेश्चन। अब यहाँ पे अलग से भाव प्रकाश का नाम नहीं लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रवगुण के अंदर भाव प्रकाश को भी इंक्लूड करेंगे, है ना। तो टोटल द्रवगुण और भाव प्रकाश से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। अगत तंत्र से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 क्वेश्चन आना है, संस्कृत से 1 क्वेश्चन आना है, पदार्थ विज्ञान से 2 क्वेश्चन आना है, तो एक एक दो दो ही तो आ रहे हैं, तो मैं इनको छोड़ के चला जाता हूँ, है ना। जिनसे ज्यादा आएंगे उनको बस पढ़ लेता हूँ। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अच्छे से आपको समझाती हूँ। देखिए क्या होता है, हमने 8, 9, 9 इतने नंबर वाले क्वेश्चन को, पेपर को, सब्जेक्ट को अच्छे से हमने पढ़ लिया। अब 9 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके सिंपल होंगे, 3 मीडियम होंगे, 3 डिफिकल्ट होंगे। तो सिंपल और मीडियम को मान के चलो 6 क्वेश्चन पर आप कर सकते हो, उनमें से भी 1 आध क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन में 1 आध सही हो जाएगा, बाकी के 2 गलत होने के चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो ज्यादा नंबर नंबर वाले सब्जेक्ट को पढ़ लिया है तो आप सारे के सारे सही कर पाओ। इनमें भी गलत होने के चांसेस होते हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट को पूरी तरह से छोड़ के चले जाएंगे तो क्या आप इनमें से पूरे नंबर लेके आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो भले ही 1 नंबर का क्यों ना हो, 2 नंबर का क्यों ना हो, इनको आपको नहीं छोड़ना है, सारा पढ़ना है। पूर्वार्ध में से 2 क्वेश्चन आएंगे तो क्या पूरा पूर्वार्ध छोड़ देंगे? उत्तरार्ध में से 2 आएंगे, क्या उत्तरार्ध छोड़ देंगे? नहीं। ये केवल दिखने के नंबर हैं, ऐसा नहीं समझना कि चरक पूर्वार्ध में से ओनली 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा पूर्वार्ध में। द्रवगुण,
है ना। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सूत्र स्थान का 26 चैप्टर है ना। फोर्थ नंबर का चैप्टर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये सब द्रगुण में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है। स्वस्थ व्रत में पूरा फर्स्ट जो सूत्र स्थान है हमारा, पांचवा चैप्टर, छठवां चैप्टर, आठवां चैप्टर, है ना, स्वस्थ व्रत में इंक्लूडेड है। ठीक है। ऐसे ही उत्तरार्ध में हम देखें तो पूरा काय चिकित्सा इसी में आता है, पंचकर्मा इसी में आता है। ठीक है। और स्त्री प्रसूति का जो चिकित्सा स्थान का 30 चैप्टर है। ठीक है। पूर्वार्ध कुमार व्रत पूर्वार्ध में आ जाता है, शारीर स्थान। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि उत्तरार्ध में से ओनली 2 क्वेश्चन आएंगे, काय चिकित्सा इंक्लूडेड रहेगा, पंचकर्मा रहेगा, मतलब कुल मिला के 40 से 50 क्वेश्चन तो उत्तरार्ध से ही आने वाले हैं। ठीक है। और शल्य शालाक पूरा सुश्रुत कवर हो जाएगा, है ना। तो जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसको पूरा पढ़ के जाना है। एक आध सब्जेक्ट भी आप छोड़ते हैं तो आपकी मार्किंग कम होगी। अब संस्कृत से एक ही क्वेश्चन बनाना है तो सिंपल बनेगा, है ना, मीडियम बनेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनेगा। ऐसे ही पदार्थ विज्ञान से 2 क्वेश्चन आने हैं तो एक सिंपल और एक मीडियम बनेगा, है ना, टफ नहीं बनेगा। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहां से 2-3 क्वेश्चन टफ बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा से सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है और आपको पढ़ाई भी सेम ही करना है। अब आपको जिस टॉपिक पर टेंशन है थोड़ी देर में उसके ऊपर आते हैं। पहले देखते हैं रिसर्च मेथड, मेथोडोलॉजी बायोस्टैटिस्टिक्स। पिछली साल का पेपर उठा के देखना, 24 का, उसमें 5 ही क्वेश्चन आए हैं। आयुष जीके के 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, तो सेम है ना, अगली बार भी यही आने वाला है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अभी आपको पेपर दिखाने वाली हूँ। अब इनमें से देखो, इजी क्वेश्चन 20% है, मीडियम 60% है। इसका मतलब क्या हो गया कि 80% जो क्वेश्चन है हमारे कवरेज में है, 20% कवरेज में नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन 20 में से जो अच्छे से पढ़ाई किया है वो 8 से 9% क्वेश्चन, या मान के चलो 7 से 8% क्वेश्चन कर सकता है। मीडियम की बात नहीं कर रही, जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है उसकी बात कर रही हूँ, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 85 to 88% हमारे कवरेज में होता है। ठीक है। बाकी 12-15% कवरेज में नहीं है, तो आप इसी पर फोकस करो ना जिसपे आपका कवरेज है। अब 2/3 क्वेश्चन जो है आयुर्वेदा के रहेंगे, 1/3 मॉडर्न के रहेंगे, मतलब 70% आयुर्वेदा, 30% मॉडर्न, है ना। इसमें सब आयुष जी के वगैरह इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है। तो ये था हमारा पैटर्न, जो कि आसान है, उतना डिफिकल्ट नहीं है ना। तो आपको पढ़ाई जिस तरीके से आप कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। अब एआईए पीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें हम एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे, मतलब हर एक कैटेगरी में मैं आपको 4-4 क्वेश्चन बता दूंगी, बाकी आप खुद एनालिसिस उसमें कर पाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ मैंने निकाल के रखा हुआ है इसमें। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ज्ञान आधारित क्वेश्चन, आपने जो जैसा पढ़ा है उसका वैसे का वैसा आंसर। जैसे किसी ग्रंथ से पूछा है, कोई परिभाषा से पूछा है ना, किसी रचना टीकाकार का नाम पूछा है, कोई श्लोक फिल करने को पूछा है, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो हमेशा आपको याद रहते हैं। सिंपल क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको आंसर देना है। नित्य सेवन योग्य औषध द्रव्य कौन सा है, या चरक संहिता की रचना का काल क्या है, या नवनीत किस प्रकार का स्नेह है। तो सिंपल, आपको इसका एक एक शब्द में आंसर पता रहता है। ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहते हैं, इसमें आपके क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, डायग्नोसिस रहेगा, चिकित्सा रहेगा, व्यवहारिक प्रयोग से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, 2024 का आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था, एक 52 साल का व्यक्ति है, उसको मुक्त कृच्छता है, ये लक्षण के साथ वो आ रहा है हॉस्पिटल में, तो आप उसको क्या डायग्नोज करोगे। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब अगर हम मान के चलें कि हमने जो पढ़ा है ना कि कोई भी बीमारी है, जैसे प्रमेह के पूर्व रूप है ना, वो ये लेके आ रहा है, अब आप क्या डायग्नोसिस बनाओगे। तो सेम जो थ्योरी में पढ़ा है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर दिया लंबा चौड़ा सा, तो वो रहता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे किसी रोग के सिम्टम बता दिए हैं, जीर्ण अजीर्ण करके बता दिया है, अन्न द्रव शूल का, उसमें आप क्या देंगे। तो ये चिकित्सा का हो गया, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। ठीक है। जैसे किस रोग में पंचकर्म की आवश्यकता नहीं होती है,
यदि किसी व्यक्ति को काश श्वास कृशता हो गया ना, एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दे दिया, उसमें आप क्या चिकित्सा करेंगे, मतलब क्या अप्लाई करेंगे, क्या एप्लीकेशन करेंगे। पीड़ा रहित वमन के लिए कौन सा योग सर्वोत्तम माना जाता है, किस औषध का प्रयोग शिरो रोग में किया जाता है, मतलब जहां पर औषधि है ना, योग या किसी चिकित्सा के बारे में पूछा जा रहा है, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और लास्ट है एवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें सारे क्लिनिकल जजमेंट वाले क्वेश्चन, जो हम बोलते हैं ना कथनात्मक, कथन आ, कथन बा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, एक दो, या एक असत्य है, दो असत्य है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा एसएसआर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनता है। एक कथन दिया है, दूसरा उसका रीजन दिया है, ये सही स्पष्टीकरण दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो एवेल्युएशन बेस्ड में आएगा। डिसीजन मेकिंग में आएगा, मतलब जो कथन है आपको उसको डिसाइड करना है कि कौन सा सही है। ठीक है। तो निम्न में से पंचकर्मा का चयन करें जब रोगी बलवान हो, आम की स्थिति में नहीं हो, तो इस तरह से एवेल्युएशन बेस्ड में आएगा। ठीक है। अब 2024 का पेपर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है पिठर पाक, है ना, न्यायपीठ। अब मैं आंसर नहीं बता रही, ये मैं आपको पहले सॉल्व करा चुकी हूँ ना। तो ये नॉलेज बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन जो है सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है, ये भी नॉलेज बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, है ना। आचार्य दिए हैं, उनकी टीकाएं दिए हैं, है ना, तो हमको याद होगा, हम तभी आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब नॉलेज के आधार पर करना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी नॉलेज बेस्ड है, चौथा क्वेश्चन भी नॉलेज बेस्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और एक एक शब्द में उनके आंसर दिए हैं, नॉलेज बेस्ड है। यहाँ पे आपसे कोई एप्लीकेशन टाइप से नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे कोई चिकित्सा सिद्धांत नहीं पूछ रहा है। जहां पे चिकित्सा पूछेगा वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लागू होगा। ठीक है। तो एक दो तीन चार जो क्वेश्चन है वो नॉलेज बेस्ड है। अब देखते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 5 एप्लीकेशन बेस्ड है। वैसे ये पेपर का मैंने पूरा एनालिसिस किया है, लेकिन केवल 4 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ, है ना, पूरा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें दोषों के संदर्भ में हमें बताई जा रही है ना, उनके चिकित्सीय गुण के बारे में बताया जा रहा है। मंद विज्जल अच्छ द्रव गुण कफ प्रकृति निर्माण में सहायक होता है। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। अगला 15 नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे। 15वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाँ, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। क्यों? चित्रक का विकल्प द्रव्य, मतलब चित्रक की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मतलब एक औषधि योग के बारे में बता रहा है ना, एक ड्रग के बारे में बताया जा रहा है ना, एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल 17 नंबर का देखो, मैंने ये अपने बुद्धि के आधार पर निकाला हुआ है ना, इतना ही मैं कर पाई हूँ। 17 नंबर का क्वेश्चन भी एप्लीकेशन बेस्ड है, वो फलनी द्रव्यों को कहाँ पर समावेशित किया गया है ना। ठीक है। और एक और 20 नंबर का क्वेश्चन और देखेंगे, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, क्योंकि चिकित्सा के संदर्भ में दिया जा रहा है। ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है, क्योंकि ये जो ड्रग है ना, किस पर्पज से देते हैं, पूरी शिवरंजनी है, वेदना स्थापन के पर्पज से दिया जा रहा है। कुल मिला के जहाँ पे क्लिनिकल है या कोई युग है, वो एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। अब हम देखते हैं एवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चन। 46 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाइए। फोर्टी सिक्स नंबर का क्वेश्चन ये 45 भी वही है ना। तो 45 में क्लोरीन पानी में मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइपोक्लोरिक अम्ल, मतलब जहां पे कथन हो हमको विचार करना पड़ता है, एवेल्युएट करना पड़ता है कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो असेसर रीजनिंग बेस्ड हो गया, या दो कथन वाले क्वेश्चन हो गए, ये एवेल्युएशन बेस्ड में आता है। 46 नंबर का वही, वर्षा ऋतु में खाद्य पेय पदार्थों के साथ मधु मिलाकर सेवन करना है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। तो रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पे हमें एवेल्युएट करना पड़ता है। ऐसे ही 63 64 नंबर के क्वेश्चन पर आप जाके देखेंगे, आपको सेम मिलेगा। ठीक है। 63 नंबर का क्वेश्चन मैंने बीच के क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे नॉलेज बेस्ड है, बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है। तो 64 नंबर का क्वेश्चन यही है, दो कथन दिए हैं, उनमें से हमें एक पसंद करना है, कौन सा सही है नहीं है, स्पष्टीकरण दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा 2024 का पेपर, जिसको हमने बहुत शॉर्ट में एक एक के
चार चार एग्जाम्पल लेके देखे, तब आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि अब आपका टेंशन थोड़ा बहुत कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक आप सोच रहे थे कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके का होगा, इवेल्युएशन बेस्ड किस तरीके का होगा और एप्लीकेशन बेस्ड किस तरीके का होगा। जो जैसा रहता है वैसा ही है, कुछ अलग से नहीं है, बस उसको थोड़ा अलग ढंग से प्रेजेंट किया है, इसलिए आपको टेंशन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो आपको शेड्यूल स्ट्रैटेजी बताई थी हमने एक दो दिन पहले, है ना, 50 डेज की स्ट्रैटेजी, आप उसको फॉलो करके अच्छे से तैयारी पर फोकस करिए। थैंक यू सो मच।